अच्छा, अब अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन एयर से आएगी, जैसे हमने पूरा पाथवे देखा है, नेज़ल कैविटी से ट्रैकिया, वो सारा पाथवे हो जाएगा, एयर से वो पूरे पाथवे में जाएगी, फाइनली लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स से फिर जैसे एल्वुलाई है लंग्स में, वहाँ ब्लड कैपिलरी है, एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरी में ब्लड में डिसॉल्व होके पूरी बॉडी में चली जाएगी, और बॉडी से टिश्यूज़ में, डिफरेंट टिश्यूज़ में, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ऐसे इंस्पायरेशन के ज़रिए एयर आती है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब इसमें रोल होता है हीमोग्लोबिन का, हमारे रेड ब्लड सेल हैं उसमें पिगमेंट मौजूद होता है, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, इससे बाइंड होकर ऑक्सीजन जाती है। इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है और ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कंबाइन जब ऑक्सीजन से हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी ऑक्सीजन की वजह से हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का ये फंक्शन है। अब हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, मतलब 4 प्रोटीन की चेन्स होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन से कुछ ऐसे होता है, एक ये चेन हो गई, एक दूसरी, ये तीसरी और चौथी। हर चेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करेगी, तो एक हीमोग्लोबिन हम इसलिए कहते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये बात हम अभी आगे पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के प्रोसेस में यहाँ पर कैटेलाइज कर रहा होता है, ये रिएक्शन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का। अच्छा, जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन। मतलब क्या, कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन से। तो बस ये इसका मतलब है। अब कितनी बाइंडिंग होती है, 20 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, और 20 मिलीलीटर अगर ऑक्सीजन बाइंड हो जाए 100 ml ऑफ ब्लड में, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन होती है, इससे ज़्यादा ऑक्सीजनेशन हो नहीं सकती। और ये मैक्सिमम कब होती है, सी लेवल पे, क्योंकि सी लेवल का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी। इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जो मैक्सिमम बाइंडिंग होती है, जो कि 20 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड है। अच्छा, अगर तो प्रेशर हम कम करते हैं, ज़्यादा बाइंडिंग भी कम हो जाएगी, 100% बाइंडिंग है। ठीक है, अगर प्रेशर कर दिया 115, तो 19.6 हो जाएगा, 19.6 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड, और ये 98% सेचुरेशन है, मतलब 98% जो है वो हीमोग्लोबिन बाइंड हुआ है ऑक्सीजन से। तो मगर लंग्स में क्या होता है, लंग्स में प्रेशर होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, और प्रेशर कम है, तो इसमें 95 to 97% हीमोग्लोबिन बाइंड हुआ होता है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, नॉर्मली इतना ही होता है। अब टिश्यू लेवल पे क्या होगा, डायरेक्ट टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, अगर ये टिश्यूज़ हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिस्पायरेशन कर रहे हैं, और रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज से हम ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। तो इसी वजह से सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ क्या होती है, कम हो जाती है। और जो ब्लड आ रहा है, जैसे ब्लड आ रहा है एक्चुअली जो ब्लड कैपिलरीज में, वहाँ तो ये लंग्स से जो ब्लड आया 95 to 97% सेचुरेशन है। जब ये टिश्यूज़ के पास आया, तो टिश्यूज़ के पास क्या है, एक्चुअली 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से क्या होता है कि इतना पार्शियल प्रेशर जब कम हो गया ऑक्सीजन का, तो ये प्रमोट करता है कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ था उससे ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज़ में आ जाए। तो ये जो फिनोमिना है कि ब्लड कैपिलरी से जो ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज़ में आता है, वो ऐसे होता है जैसे मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर वहाँ ऑक्सीजन का 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इतना पार्शियल प्रेशर जो ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रमोट करता है कि हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाए, निकल जाए और निकल के टिश्यूज़ में आ जाए। तो ये फिनोमिना है, इसी वजह से ऑक्सीजन ब्लड से निकल के टिश्यूज़ में आ जाती है। लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और जब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गई, ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल जाएगी। जैसे हीमोग्लोबिन से क्या बाइंड थे, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड थे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज़ में चली जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया ऑक्सीजन के बारे में। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन। मतलब क्या, कि जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगी उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी। तो अगर टिश्यू लेवल पे आप देखें, जैसे मैंने बताया ब्लड कैपिलरी है और ये टिश्यू है, तो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है रिस्पायरेशन की वजह से, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा
तो ये वाला रिवर्स हो जाएगा, बाइंडिंग क्या होगी, कम होगी। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसीलिए जब ब्लड आ रहा होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, वो उसको अनबाइंड करा देता है, निकाल के टिश्यू में ले लेता है। यही रीज़न है कि क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। दूसरा इफेक्ट टेम्परेचर का भी होता है। टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है वो कम होगी, ठीक है। और पीएच का देखें, पीएच का डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब क्या कि जितनी पीएच ज़्यादा उतनी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड। मतलब क्या, अगर पीएच कम हो तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक पीएच है, ठीक है, एसिडिक है। और एसिडिक का मतलब क्या कि H प्लस आइन है, H प्लस आइन हो वहीं एसिडिक होता है। तो H प्लस आइन जितने ज़्यादा होते हैं, वो H प्लस आइन क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन से जो प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन में बाइंड कर जाते हैं। और हीमोग्लोबिन ने किसको बाइंड करना था, ऑक्सीजन को। तो जहाँ अगर H प्लस बाइंड कर गया तो ऑक्सीजन नहीं बाइंड होगी। जब ऑक्सीजन नहीं बाइंड होगी तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं अगर पीएच जितनी ज़्यादा होगी उतने H प्लस कम होंगे। तो H प्लस कम होंगे तो प्रोटीन पार्ट हीमोग्लोबिन से नहीं बाइंड करेंगे। जब ये नहीं बाइंड करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाएगी। तो इसीलिए पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन। अब हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो देख लिया था, अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी टिश्यू में, वहाँ से टिश्यू फ्लूइड में, ब्लड में और लंग्स में। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखें, ये है हमारे पास टिश्यूज़, यहाँ पर क्या हुई रिस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है, और बीच में मौजूद होता है टिश्यूज़ के कुछ अराउंड टिश्यू फ्लूइड, एक फ्लूइड मौजूद होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ब्लड कैपिलरीज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में प्रोड्यूस होने के बाद टिश्यू फ्लूइड में डिसॉल्व होगी। टिश्यू फ्लूइड में डिसॉल्व होने के बाद ब्लड में जाएगी और ब्लड पे इसको लेके लंग्स में चला जाएगा ताकि बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए। तो ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, ये सीक्वेंस ऐसे कुछ होता है। अच्छा, ये जो मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू फ्लूइड में ज़्यादा सॉल्युबल होती है और फ्रीली डिसॉल्व हो जाती है टिश्यू फ्लूइड में, ठीक है, और पासिस टू ब्लड प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल, ठीक है, आराम से डिसॉल्व होकर टिश्यू फ्लूइड में ब्लड में चलेगी। अब ब्लड में इसके ट्रांसपोर्ट होने के 3 तरीके हैं। जैसे एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या मतलब कि हीमोग्लोबिन का एक काम था ऑक्सीजन को बाइंड कराना, ठीक है, ये तो ये करता है, मगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कराता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में बनती है उसके वापस लंग्स में लेके जाना, तो 20% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करा रहा होता है। तो इसका माइनर रोल में कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग में आ जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब क्या, जो कि हमारे जो ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड का जो वाटरी पार्ट है प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होगा, प्लेटलेट्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स आ गए। तो जो वाटरी पार्ट है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन से बाइंड होकर भी कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है। अब बाइकार्बोनेट आयन कितना, बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं, मेन जो मेजर ट्रांसपोर्ट है वो ये वाला है 70%, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल है, अगर ये इसके अंदर मौजूद है हीमोग्लोबिन, ये तो हीमोग्लोबिन आ गया, मगर दूसरा पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में वाटर मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आके वाटर से कंबाइन हो जाता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में। और जो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या करता है, ये इस पूरे स्टेप को कैटलाइज करता है और कार्बोनिक एसिड, ये H2CO3 एसिड बन जाता है। और यहीं पर साइटोप्लाज्म में ये एसिड टूट के H प्लस आयन दे देता है, HCO3 माइनस आयन दे देता है। HCO3 माइनस आयन को बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस इन साइटोप्लाज्म और रेड ब्लड सेल हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये बाइकार्बोनेट आयन जाहिर है रेड ब्लड सेल ये वाला चला जाएगा, फिर लंग्स में जाएंगे। लंग्स में जाके क्या होगा कि लंग्स में मौजूद है H प्लस आयन मौजूद हैं और बाइकार्बोनेट आयन से दोबारा मिला देंगे। वही बाइकार्बोनेट आयन ने तोड़ के H प्लस आयन दिए थे और ये दोबारा मिल जाएंगे। दोबारा मिलने से दोबारा यही बन जाएगा H2CO3। तो दोबारा H2CO3 बन गया, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड किससे बना था, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ने मिल के कार्बोनिक एसिड बनाया था। तो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। कार्बोनिक एसिड ने तोड़ के बना दिया था H प्लस और HCO3 माइनस। जब ये दोनों मिलेंगे तो दोबारा ज़ाहिर कार्बोनिक एसिड बनेगा, लंग्स में ये हुआ। फिर जब ये वाला टूट के दोबारा ज़ाहिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, तो ये टूट गया, दोबारा H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मिल गया, तो ये बॉडी से अब क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी लंग्स के जरिए। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ जो है बाइकार्बोनेट आयन पोटेशियम के साथ भी कंबाइन होकर आ सकते हैं, ठीक है। कुछ बाइकार्बोनेट आयन पोटेशियम के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और सोडियम के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। खैर बहुत माइनर सा पार्ट होता है, मेनली ये है आपका बाइकार्बोनेट आयन वाला। अच्छा भाई, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इन आर्टीरियल और वीनस ब्लड, ठीक है। आर्टरी का मतलब वो है जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और वीनस का मतलब जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, लंग से
हम पहले पढ़ते हैं आर्टीरियल ब्लड में। चलें, आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है 50 ml पर 100 ml में। 100 ml का ब्लड है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी 50 ml। ठीक है, तो जब टिश्यू में आएगा, टिश्यू में क्या हुई होती है, रिस्पायरेशन के बायो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो टिश्यू में आके क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो 4 ml टिश्यू से ऐड हो जाती है। 54 ml टिश्यू के बाद वेन स्टार्ट हो जाती है, तो 54 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है 100 ml ऑफ ब्लड में। फिर ये दोबारा हार्ट में चला जाता है, हार्ट में जाके हार्ट जो है वो 4 ml को निकाल के दोबारा 50 ml हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि आर्टीरियल ब्लड में 50 ml होती है और वीनस ब्लड में 54 ml होती है। 4 जो एक्स्ट्रा ml आई वो टिश्यूज़ के जरिए है। अच्छा, अब हम डिजीज़ पढ़ते हैं जो कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कैंसर को। ठीक है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, सबसे पहले कैंसर होगा। पर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के जो मेनली सारे डिसऑर्डर के मेन जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, स्मोकिंग है, पोल्यूटेंट है बहुत ज़्यादा, पैथोजन मतलब कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म जो कि डिस्ट्रॉय कर दे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को, नुकसान पहुंचाए उनकी लाइनिंग को। जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी लाइनिंग है, म्यूकस वगैरह लाइनिंग में प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसको पूरे का नुकसान पहुंचाए। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है कैंसर। कैंसर एक्चुअली क्या होता है, अगर हम एक टर्म है ट्यूमर को डिफाइन करें तो ट्यूमर का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब सेल बहुत ज़्यादा ग्रो हो तो उसको ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर दो तरह के, बिनाइन का मतलब ये है कि ये एक जगह लोकलाइज रहेगा, जैसे अगर ये कहीं मौजूद है तो इसके अराउंड जो है वो ये कैप्सूल बना हुआ है और ये लोकलाइज रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। मलिग्नेंट का मतलब क्या है, तो अगर एक जगह ट्यूमर बना, एक्स्ट्रा सेल्स बने, वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाएंगे जगह जगह, तो ये जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसको हम कहते हैं, इसको नाम देते हैं कैंसर का। अब ट्यूमर क्या करता है एक्चुअली, रिप्लेस जो नॉर्मल टिश्यू है, हमारे बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज हैं जो फंक्शन परफॉर्म करें उनको रिप्लेस कर देता है। और ये ऐसे सेल्स हैं नॉन फंक्शनल है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो फंक्शनल सेल को रिप्लेस करके नॉन फंक्शनल सेल्स आ जाएंगे तो सारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। फिर क्या करते हैं, अगर रिस्पायरेटरी पैसेज में आ जाए तो रिस्पायरेटरी ट्रैक का फिर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो अब इसके कॉजेज़ क्या है, स्मोकिंग यंग एडल्ट में होता है और इसके बाद स्मोकिंग जो है मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर है, 90% जो है वो स्मोकिंग से ही हो रहा होता है। अगली जो डिजीज़ है वो ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया है, वो कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अब ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे रीजन्स का हो सकता है, मगर हम इस चैप्टर में ज़ाहिर गैसेज एक्सचेंज पढ़े, लंग्स के सारे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, तो हमने पल्मोनरी का वर्ड जहाँ भी आया उसका मतलब होता है लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के हिसाब से हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ना है। ये डिजीज़ ऑफ लंग्स होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इनसाइड लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है, इनसाइड लाइनिंग ऑफ लंग्स जो है वो डैमेज हो जाती है। इससे क्या होगा, कफ बहुत ज़्यादा होगी और फीवर प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब क्यों, रीज़न क्या है, मेल न्यूट्रिशन मतलब डाइट वगैरह सही ना हो, या पुअर लिविंग मतलब जो अगर पुअर लिविंग होगी तो साफ़ सुथराई का भी ख्याल नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो रहा होता है। इसको कंटेजियस डिजीज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड था कि हवा से फैल रहा था, तो ये भी एयरबॉर्न डिजीज़ है, हवा से फैलती है, तो इसलिए कंटेजियस मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है, मगर ये मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है अगर टाइमली इसको डायग्नोज कर लिया जाए। हम देखते हैं एस्थमा को। एस्थमा में क्या होता है कि सांस लेने में मसला हो रहा होता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है और रिकरेंस अटैक होते हैं। मतलब क्या कि बार बार इसके अटैक्स होते रहते हैं। कोई ऐसा स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट, वो अगर हो तो उससे अटैक होता रहता है। स्टिमुलस कैसे हो सकता है, इवन पॉलन या स्पोर्स, या बहुत ज़्यादा ठंड हो, कोल्ड हो, तो ये अगर ये स्टिमुलस मिले तो उस बंदे को बार बार इसके अटैक्स होते रहते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे पॉलन से हो सकता है, स्पोर हो सकते हैं, कोल्ड, पोल्यूशन, इवन एक्सरसाइज से भी। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं, अगर ये रिपीट हो तो उससे बार बार इसके अटैक हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ब्रोंक्यूल्स हमने पढ़ा था, जैसे हमारे था लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आ रहा था, फिर ब्रोंकाई आ रहा था जो कि है लंग्स में जा रहे थे, ब्रोंकाई आके फर्दर डिवाइड हो रहे थे ब्रोंक्यूल्स में। तो ब्रोंक्यूल्स की हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन। जब ब्रोंक्यूल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, उनकी ब्रोंक्यूल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो ज़ाहिर है क्या होगा, तो एयर का पूरा ट्रांसपोर्ट है वो सारा ख़राब हो जाएगा, एयर का अंदर आना बाहर जाना, तो इसीलिए डिफिकल्टी इसमें ब्रीदिंग हो रही होती है। अब इसमें ब्रोंक्यूल की कॉन्ट्रैक्शन और हो क्या, मैकेनिज्म इसके पीछे क्या होता है, हिस्टामीन है। ये हिस्टामीन एक केमिकल है, रिलीज होता है इनटू ब्लड सर्कुलेशन, और ये हिस्टामीन क्या करता है कि ब्रोंक्यूल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कि अगर स्टिमुलस है जैसे पॉलन, स्पोर्स, कोल्ड या पॉल्यूशन, कोई भी स्टिमुलस मिला, और स्टिमुलस से क्या होगा, हिस्टामीन रिलीज होगा। हिस्टामीन क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और ब्रोंक्यूल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो सांस लेने में मसला होगा, इसलिए डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है। अच्छा भाई, इसके बाद अगली डिजीज़ है एम्फोसीमा। एम्फोसीमा में ब्रेक डाउन ऑफ एल्वुलाई हो जाता है। देखिए, अगर एल्वुलाई है ये एक, तो एल्वुलाई सेप्टास बीच में मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये अगर एल्वुलाई सेप्टास मौजूद है, सेप्टा का क्या क्या फंक्शन है, ये टोटल सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर जो सेप्टा डैमेज हो जाए, सेप्टा जब डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी। और दूसरा इसमें क्या हो रहा होता है कि जो मसल्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके एयर को बाहर निकालना है, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स में कुछ मसल्स हैं,
ये मसल्स आ गया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एयर को बाहर निकालना है, तो ये मसल्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये होगा कि एयर कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर नहीं निकलेगी और लंग्स में एयर जमा होना शुरू हो जाएगी। एयर जब जमा होना शुरू हो जाएगी तो ये सारी कंडीशन को हम कह रहे होते हैं एम्फीसीमा। तो ब्रेक डाउन ऑफ एल्वुलाई होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एल्वुलाई सेप्टा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया भी कम हो जाता है, ठीक है, और सांस लेने में भी मसला होगा और एयर जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो किस में कॉमन होता है, स्मोकर्स में कॉमन होता है। टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया कम हो गया, क्यों, क्योंकि जो सेप्टा है वो डैमेज हो गया, जो एल्वुलर सेप्टा है जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे। उसके बाद इसमें क्या होता है, लीस्ट एक्सर्शन मेक हिम ब्रेथलेस, मतलब क्या है, गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रही, जब गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रही तो थोड़ी बहुत भी एक्सर्शन करेंगे तो सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएगा। अब इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, वही जो मैंने बताया था कि जो इलास्टिक मसल्स हैं, जो इलास्टिक मसल्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके हवा को बाहर निकालना है, तो क्या होंगे, वो भी एल्वुलाई के टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो एयर क्या हो जाएगी, लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो कि एम्फीसीमा में हो रही होती हैं। अच्छा, अब एक हमने कुछ और डिजीज़ को देखना है। और डिजीज़ कौन सी हैं, वो हैं कि एक साइनसाइटिस को देख लेते हैं, थोड़ी सी इनकी डिटेल देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे अगर आप देखें हमारे फेस में कुछ बोन्स होती हैं, जैसे मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी बोन है, उसके बाद फ्रंटल बोन है, स्फेनॉइड बोन है, इथमॉइड बोन है, ठीक है, ये कुछ बोन्स हैं हमारे फेस पे और स्कल पे। तो इन बोन्स के अंदर कुछ कैविटीज, खाली जगह मौजूद होती हैं। अगर ये कोई बोन है और इसके अंदर कैविटी मौजूद है तो ये कैविटी को मैं क्या कहूँगा, ये साइनस है। ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हवा, एयर को भरा जाए, ठीक है, खाली रीजन्स मौजूद हैं, तो इसको पैरानेजल साइनसिस भी कहते हैं। ये सारी बोन्स नोज़ के अराउंड होती हैं और खाली रीजन्स होते हैं जहाँ पर एयर को फिल करने के स्पेसिस होते हैं। अब इन अगर स्पेसिस में फ्लूइड जमा हो जाए तो वो कहलाता है साइनसाइटिस, ठीक है। फ्लूइड जब जमा हो जाएगा इन जगह पर तो कहलाएगा साइनसाइटिस। और इसमें अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, कोई कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो उसकी वजह से भी हो सकता है, या रेनाइटिस। रेनाइटिस क्या होता है एक्चुअली, कि नोज़ की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाए, लाइनिंग ऑफ नोज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो कहलाता है रेनाइटिस। उसके बाद नेज़ल पॉलिप की वजह से भी हो सकता है। पॉलिप क्या होता है, अगर ये नोज़ है और इसे उभरा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर निकल जाए तो इसको पॉलिप कहते हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से हो सकता है। तो इसमें होगा क्या, पेशेंट क्या फील करेगा, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंट को फीवर होगा, उसके बाद कफ होगी, टूथ पेन होगा, ठीक है, दांत में दर्द, और क्या हो सकता है, एयर पेन होगा, ठीक है। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट को फील हो रहे होंगे। तो साइनसाइटिस हो गया। उसके बाद और हम देख लेते हैं ओटाइटिस मीडिया, एक और डिजीज़ है ये, ओटाइटिस मीडिया। देखें, ओटिक का वर्ड जहाँ भी आए, ओटिक का वर्ड का मतलब होता है एयर, ठीक है, ओटिक का वर्ड का मतलब होता है एयर, तो ये एयर से कुछ रिलेट करेगा। अब एयर के हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक आउटर एयर, एक मिडल एयर, एक इनर एयर। तो ये जो डिजीज़ है ये मिडल एयर को इन्फेक्ट करती है, इन्फेक्शन ऑफ, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर। अब इसमें होगा क्या एक्चुअली, बंदे को फीवर हो रहा होगा, अनबैलेंसिंग, मतलब अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा होगा, उसके बाद हेयरिंग प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही होती हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम्स और हेयरिंग प्रॉब्लम्स और एयर पेन भी होगा। तो सारे ये वाली चीज़ें इसमें हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं हम, नमूनिया, फिर डिसीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। नमूनिया, अब नमूनिया में क्या होगा कि नमूनिया में दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि ये वायरल, बैक्टीरिया या फंजाई, किसी से भी कॉज हो सकता है, ठीक है। अभी दो तरह के होते हैं, एक लोबार होता है, लोबार नमूनिया, और एक ब्रोंकियल नमूनिया। अब मतलब क्या, मैं बताता हूँ। हमारे अगर लंग्स हैं, अगर आप लेफ़्ट लंग को देखें तो लेफ़्ट लंग में कुछ सेप्टम मौजूद होते हैं और लेफ़्ट लंग को दो में डिवाइड कर देता है, लोब्स में। ये सुपीरियर लोब हो जाता है और ये इंफीरियर लोब हो जाता है। अगर राइट लंग में देखें, राइट लंग में दो सेप्टम्स मौजूद होते हैं और दो, इसको तीन में डिवाइड कर देते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। तो ये लोब्स बन जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लोब को अफेक्ट करे तो लोबार नमूनिया होता है। अगर डिफ्यूज पैटर्न, मतलब कुछ इस लोब में अफेक्ट किया, कुछ इस लोब में, कुछ इस लोब में, तो वो ब्रोंकियल नमूनिया हो जाता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट को हेडेक होगा, मतलब सर में दर्द होगा। उसके बाद लिप्स और फिंगर नेल जो हैं ये हो जाएंगे ब्लू। क्यों ब्लू हो जाएंगे, जाहिर है लंग्स इफेक्ट हुए तो गैसेज एक्सचेंज भी इफेक्ट होगी, तो गैसेज एक्सचेंज इफेक्ट होगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पाएगा, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आएगा तो ब्लूइश कलरेशन आ जाती है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फीवर होगा और लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं तो कफ होगी,
ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास स्वेटिंग होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगे, लंग इफेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, ये सारे मसले हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब होता ये है, अगर तो बैक्टीरियल नमूनिया हो, इसको तो हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, मगर ज़ाहिर है वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक हम नहीं देते, तो बैक्टीरियल नमूनिया को एंटीबायोटिक से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक जो है वो एंड होता है। बस एक टॉपिक छोटा सा वो रह गया था मायोग्लोबिन का, मैं आपको वो ज़ाहिर है डिजीज़ से पहले कराना चाहिए था मगर वो रह गया। तो छोटा सा और टॉपिक है, ये देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, जो मसल्स में होती है। ठीक है, एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मसल्स में होगी, और इसके फंक्शन क्या होगा, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करी थी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करी थी। तो ऐसे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एक ही ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है। ठीक है, ये इसका काम भी ऑक्सीजन को मिलाना ही है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, मगर ये एक ऑक्सीजन को जोड़ सकता है क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है सिर्फ इसके पास, और मसल्स में होता है और टाइटली बाइंड करता है ऑक्सीजन को। जो हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा था वो लूज बाइंडिंग करता है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन, मगर मायोग्लोबिन टाइट बाइंडिंग करता है। और तो ये एक ऑक्सीजन को बाइंड करेगा मगर टाइट बाइंड करेगा, बस ये याद रख लें। और कहाँ होगा, ये मसल्स में मौजूद होगा, और इसका फंक्शन क्या है, स्टोर करना ऑक्सीजन को, और जब ऑक्सीजन की नीड हो तो स्टोर करके, ये मतलब स्टोर हुई है तो वो दोबारा अवेलेबल कर देगा।